नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान कक्षा 7 की। इससे पहले हमने विज्ञान कक्षा 6 के जो पूरी क्लास है हमने आपको 2 वीडियो में करवा दी है। आज हम बात करेंगे विज्ञान कक्षा 7 की। तो आइए शुरू करते हैं। भोजन के अवयव। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है और 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अवयव हैं और ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संचित रहते हैं। आगे बात करते हैं इसके स्रोत है। स्टार्च युक्त में आते हैं रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरवी, केला। और शर्करा युक्त जो इसके अवयव हैं उसमें आते हैं गुड़, चीनी, खजूर और मनुका। ये इसके स्रोत हो गए, स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त। कार्य क्षमता में इससे वृद्धि होती है। प्रोटीन प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है, यानी कि N2 प्राप्त होती है। नाइट्रोजन प्राप्त होती है प्रोटीन से। इसके स्रोत है दाल, दूध, मांस, मछली, अंडा, अनाज, सोयाबीन और मटर। बेसन में जो प्रोटीन का, जैसे अपन को पता है दाल में प्रोटीन है, बेसन भी एक तरह से दाल ही है, चना है, तो उसमें प्रोटीन है। तो उसका परीक्षण करने के लिए अपन को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 5H2O और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो अपन को बैंगनी रंग प्राप्त होता है। ये इसका बेसन का एक प्रोटीन परीक्षण करने का एक फॉर्मूला हो गया एक तरह से, CuSO4 और 5H2O प्लस NaOH। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे है वसा। वसा ग्लिसरॉल के एस्टर हैं। किसके एस्टर हैं? ग्लिसरॉल के। और वसा से हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, और अगर हमें सर्वाधिक ऊर्जा चाहिए तो हमें चाहिए वसा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन, इनका संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता, यानी कि हमारे शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है। शरीर को इनसे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से हमें शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आगे बात करते हैं खनिज लवण। 24 खनिज लवण शरीर में पाए जाते हैं। कितने खनिज लवण पाए जाते हैं? 24। आगे है कि जल शरीर का 70% भाग जल होता है, यानी कि जल शरीर का 70% होता है। यकृत में जल 69% होता है और मांसपेशियों में होता है 75%। और जो मदिरा आपका जो होता है तरबूज, उसमें होता है 95%। भोजन के अन्य अवयवों में खाद्य, रेशे और रफेज आ जाते हैं। आगे बात करते हैं संतुलित आहार की। तो ये 10 से 18 वर्ष के लिए कुछ संतुलित आहार दिए हुए हैं। उनकी मात्रा दी हुई है कार्बोहाइड्रेट की, जैसे 130 से 150 ग्राम चाहिए, ये प्रतिदिन की मात्रा है। प्रोटीन 78 ग्राम चाहिए, वसा 22 ग्राम चाहिए, विटामिन आवश्यकता अनुसार चाहिए, जल 2 से 3 लीटर चाहिए, रेशे चाहिए आवश्यकता अनुसार, रफेज खनिज लवण 660 mg चाहिए। आगे है अमीबा द्वारा अंगुली के समान निकाला गया प्रवर्ध कहलाता है पादाब। खाद्य पदार्थों का अमीबा की खाद्य दाने में फंस जाना कहलाता है एंडोसाइटोसिस। और बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ खाद्य दाने द्वारा बाहर निकाला जाता है एक्सोसाइटोसिस। बाहर निकालना का मतलब एक्सो यानी एग्जिट। और शाकाहारी जंतुओं का प्रथम आमाशय रूमेंट कहलाता है, जिसमें आंशिक पाचन होता है। और उन जंतुओं को अपन रूमिनेंट कहते हैं या रोमंथी कहते हैं। जुगाली करने का जो प्रक्रम है वो रोमंथन तथा जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। सेलुलोज का पाचन करने वाले जंतुओं की आंत बड़ी होती है। रूमिनेंट्स में शुद्धांत और वृद्धांत यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको अंधनाल कहते हैं। भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन अंधनाल में ही होता है। मुख गुहिका में दांत पाए जाते हैं और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इनको याद रखने का तरीका ये दे रखा है 21-23/21 × 2, यानी कि ये ऊपर का 2 और ये नीचे का 2, 2 और 2 4, 4 × 2 यानी कि ये हो गया 8। तो इस तरह से इनको याद भी रखते हैं। यानी कृतनक हो गए आपके 8, रदनक हो गए 4, अग्र चौणवक यानी प्री मोलर ये 8, और मोलर यानी चौणवक ये हो गए आपके 12। देखिए, ये धारदार होते हैं कृतनक, जिसका काम होता है काटना। ये नुकीले होते हैं, जिसका चीरना फाड़ना। और मांसाहारी में कौन से दांत पाए जाते हैं? रदनक पाए जाते हैं। आगे है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय कहलाता है, जो चपटा और यू आकार का होता है। उदर के ऊपरी भाग में दाईं तरफ यकृत, ये शुद्रांत 6 से 8 मीटर लंबी होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत के द्वारा पित्तरस का स्राव किया जाता है। पित्तरस वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? पित्तरस वसा का पाचन करता है। आमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय होती है, जो हल्की पीली होती है। वृद्धांत यानी कि बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर होती है इसकी लंबाई। आगे है पृथक्करण की कुछ विधियां दे रखी है, जिसमें बीनना या हाथ से यानी हैंड पिकिंग, छानना या चालना यानी कि सेविंग,
निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, गंदे जल से जैसे मिट्टी को अलग करना है तो वहाँ निस्यंदन करना पड़ेगा। ठोस और द्रव के जो मिश्रण है उसके अवयवों को पृथक करने के लिए अपन को निस्यंद की जरूरत पड़ती है। आगे है निष्पावन या फटकना, ये भारी और हल्के को जैसे अपन छाजड़े से फटकते हैं वो वाला। अपकेंद्रण जैसे दही से घी और छाछ, ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग आपके पके वो जैसे जैसे अन्न के कण अलग करते हैं, गेहूं अलग करते हैं, वो थ्रेशिंग है। वाष्पीकरण में वेपोराइजेशन यानी समुद्री जल से नमक बनाने के लिए वाष्पीकरण चाहिए। लोहे की वस्तुओं के पृथक्करण के लिए हमें चुम्बकीय के पृथक्करण करना पड़ेगा। नैप्थलीन की गोली, कपूर और नौसादर, इनके लिए अपन को सब्लिमेशन यानी उद्रुपातन करना पड़ेगा। ये इंग्लिश के जो वर्ड है वो भी आपको याद रखने हैं, कई बार ये सीधे ऐसे दे दिए जाते हैं। जैसे अवसादन निथारना, इसका है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। आसवन यानी डिस्टिलाइजेशन, जल की अशुद्धियाँ, डिस्टिक वाटर आपने सुना होगा, जल की अशुद्धियाँ भी दूर की जाती है आसवन से, डिस्टिलाइजेशन। वाष्पीकरण तथा संघनन के द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी आसवन कहलाती है। आगे है दवाइयाँ बनाने में आशुद्ध जल का प्रयोग किया जाता है। आशुद्ध जल का पीएच होता है 7। 7 से अगर ज़्यादा रहता है तो वो रहता है आपका क्षारीय, और 7 से कम रहता है तो वो होता है आपका अम्लीय। आगे है वाष्पीकरण के लिए छोटी छोटी जल की जो क्यारियों में नमक इकट्ठा करते हैं, जिस वो जो झीलें रहती है उनको लैगून कहते हैं। आगे है कुतुब मीनार दिल्ली में है, जो महारौली के पास लौह स्तंभ, ये 6000 किलोग्राम का है जो 8 मीटर ऊंचा है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है और उसका जो लौह स्तंभ है वो 6000 किलोग्राम का है और 8 मीटर ऊंचा है। लौह स्तंभ के पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड Fe3O4 की परत चढ़ी हुई है। अन्य लौह स्तंभ जैसे सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में वहाँ भी है, और आदि का मोकंबिका मंदिर जो कोल्लूर कर्नाटक में है, धार मध्य प्रदेश में है, ये भी अन्य लौह स्तंभ है। मेहंदी में क्विनोन, नेप्था क्विनोन और लासोन होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्विनोन, नेप्था क्विनोन और लासोन होते हैं। चूँकि लासोन रंगहीन होता है परंतु लाल रंग में बदल जाता है। चूँकि लासोन रंगहीन होता है पर लाल रंग में बदल जाता है। ये क्यों बदलता है? क्योंकि ये वायु और प्रकाश से जैसे ही संपर्क में आएगा ये लाल रंग में बदल जाएगा, इसलिए मेहंदी लाल हो जाती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये मिलकर के अमोनियम क्लोराइड, जो एक सफ़ेद धुआं है, अगर ये अभिक्रिया होगी आपकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl की तो आपको सफ़ेद धुआं निकलेगा। आगे बात करते हैं अम्ल और क्षार की। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले को लाल करते हैं, इसलिए नीले को लाल कौन करते हैं? अम्ल। तो याद रखने का तरीका हो गया अनील। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लैटिन भाषा के एसिड से बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं अम्ल के, जैसे सिरका एसिटिक अम्ल, सेब में होता है मैलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक, टमाटर में एस्कॉर्बिक और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे और चिकने होते हैं। ये तो कड़वे और चिकने होते हैं और ये होते हैं खट्टे। अम्ल होते हैं खट्टे, क्षार होते हैं कड़वे और चिकने। चूने का पानी में CaOH का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उदासीन जैसे नमक, नौशादर, कैल्शियम क्लोराइड, NaHCO3, Na2CO3 ये उदासीन होते हैं, जैसे अम्ल, क्षार और उदासीन। प्राकृतिक सूचक होते हैं जैसे हल्दी, लिटमस और गुड़हल, ये प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचकों में आ जाते हैं मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन। लिटमस को लाइकेन शैवाल से प्राप्त करते हैं। कौन से शैवाल से? लाइकेन से, जो सहजीविता किसकी है? कवक और शैवाल की। आगे है गुड़हल का पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी और क्षार को हरे रंग में बदल देता है। ऐसा का ऐसा एक बार रिट में पूछा था 2021 रिट में कि गुड़हल का पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी कर देता है जबकि क्षार को हरे रंग में बदल देता है। फिनोल्फ्थालीन क्षारक को गुलाबी और मेथिल ऑरेंज अम्ल को लाल रंग में बदल देता है। आगे है लवणों के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। H2SO4 को गंधक का अम्ल कहते हैं। HNO3 ये सोरे का अम्ल है, ये बिना बुझा हुआ चुना है। CaO, Na2CO3 ये धोने का सोडा है, जबकि NaHCO3 ये खाने का सोडा है जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। NaCl नमक है, NaOH कास्टिक सोडा है, HCl है नमक का अम्ल। आगे है गुड़हल अम्ल में गुलाबी रंग देता है जबकि क्षार में हरा रंग देता है। फिनोल्फ्थालीन देता है अम्ल में रंगहीन रहता है जबकि क्षार में गुलाबी रंग देता है। मेथिल ऑरेंज ये अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में पीला रंग देता है। हल्दी ये अम्ल के साथ कोई रंग नहीं बदलती है जबकि क्षार के साथ ये भूरा लाल कर देती है उसको। तो ये भी कुछ सूचक है। आगे बात करते हैं मृदा की
अम्लता दूर करने के लिए भुजा चूना और बिना भुजा हुआ चूना, ये दोनों काम में लिए जाते हैं अम्लता दूर करने के लिए। थाइमस ग्रंथि का आकार बच्चों में बड़ा होता है, कि कौन सी ग्रंथि का? थाइमस ग्रंथि का आकार बच्चों में बड़ा होता है। ये थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करती है। बाल्यावस्था में जननांगों का विकास और रोगाणुओं से रक्षा करती है। पैराथायरॉयड हार्मोन रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो ऐसा कैसा पूछा गया है कि रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, तो पैराथायरॉयड। आगे है पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के केंद्र में पाई जाती है, इससे मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। यह ग्रंथि जनन हार्मोन को नियंत्रित करती है। तो जनन हार्मोन को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? पीनियल ग्रंथि। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेटोनिन। और ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के केंद्र में पाई जाती है। किशोरी में प्रथम महामारी, जिसे रज्जुदर्शन कहते हैं, 12 से 14 वर्ष में 3 से 5 दिन तक होती है। साप्ताहिक जो आयरन फॉलिक एसिड की जो गोली है वो हमें साप्ताहिक लेनी चाहिए। सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ था। प्रारंभ में सभी जंतु बिना रीढ़ की हड्डी के थे, जिसे अकशेरुकी कहते थे। आगे है अकशेरुकी। सबसे पहले अकशेरुकी आए, फिर मछलियाँ आई, फिर उभयचर आए, फिर सरीसृप आए जिनमें डायनासोर वगैरह आए, और फिर पक्षी, और फिर स्तनी आए। आगे है पक्षी वर्ग यानी कि पिसीज का विकास नॉन कार्डेटा से हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिसीज वर्ग यानी कि पक्षी जो वर्ग है उसका विकास नॉन कॉर्डेटा से हुआ है। आगे है जंतु का नाम, जैसे वेल, इसके अग्रपाद तैरने के काम में आते हैं, जो फ्लिपर में रूपांतरित होते हैं। वेल के अग्रपाद फ्लिपर में, पक्षी के अग्रपाद पंख में, चमगादड़ के भी पंख में, और मनुष्य के हाथ में। संरचना तथा उत्पत्ति समान होती है तो उस अंगों को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। जबकि संरचना और उत्पत्ति भिन्न होती है तो उसे समवर्ती अंग कहते हैं। जीवाश्म यानी फॉसिल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं जीवाश्म। जंतु का नाम और मुख्य अवशेषीय अंग। मानव के मुख्य अवशेषीय अंग है बाह्य कर्णपेशियां, निमेशक पटल, पुच्छ कशेरुकी और कर्मी रूपी परिशेषिका। समुद्री जो मछलियां हैं उनकी अल्प विकसित आँखें। अजगर में अग्रपाद की अल्प विकसित अस्थियां। और आगे है कीवी और शुतुरमुर्ग में पंख। आगे है मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। मछली का जो हृदय है उसमें 2 कोष्ठ होते हैं, जिसमें से एक आलिंद और एक निलय होता है। आगे है मेंढक में 3 कोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 आलिंद एक निलय होता है। सर्प में होते हैं 2 आलिंद और 2 अपूर्ण निलय होते हैं। 2 अपूर्ण निलय होते हैं सर्प में। मेंढक में 3 होते हैं। मनुष्य में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें से 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। आगे बात करते हैं पृष्ठ वंशीजों के जो पूर्वज है वो मछली के सदृश होंगे। पृष्ठ वंशीजों के पूर्वज मछली के सदृश होंगे। पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया था हैकेल ने। हैकेल कहाँ के थे? जर्मनी के। एवीज और रेप्टिलिया के मध्य की योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स में चोंच, पंख और पक्षी, ये तो एवीज के होते हैं, तथा दांत, पूंछ और शरीर पर सल्क, ये रेप्टिलिया यानी रेप्टिलिया वर्ग के होते हैं। रेप्टिलिया और ममेलिया यानी स्तनी, रेप्टिलिया तथा ममेलिया के बीच की योजक कड़ी है प्लेटिपस और एकिडना। केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं प्लेटिपस, एकिडना, कंगारू, यूकेलिप्टस। केवल अफ्रीका में पाया जाता है जिराफ, जिसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, ये डीमार्क, जो जॉन बैप्टिस्ट डीमार्क थे, उन्होंने 1809 में दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, जो जिराफ की गर्दन और टांगों के ऊपर दिया था। प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिसे जीवन संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। हाथी जीवन काल में 8 संतानें पैदा कर सकता है। आगे बात करते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डिविरिज ने। जीवों में उत्परिवर्तन के जो कारण होते हैं वो जीनों की संख्या, व्यवस्था, संरचना में परिवर्तन के कारण होते हैं। किसकी संख्या, संरचना और व्यवस्था में परिवर्तन? जीनों की। उत्परिवर्तन के जो साधन है वो है मस्टर्ड गैस, नाइट्रस अम्ल, फिनॉल और एक्स और बीटा किरणें। कौन सी किरणें हैं? एक्स और बीटा किरणें। बीरबल साहनी के बारे में पढ़ते हैं तो 14/11/1891 को इनका जन्म भेड़ा गांव में हुआ था, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है। पूरा वनस्पति शास्त्र यानी पैलियोबोटनी का ये जनक कहलाते हैं। कौन? बीरबल साहनी। बीरबल साहनी को पूरा वनस्पति शास्त्र यानी पैलियोबोटनी के जनक कहते हैं। टेक्निक ऑफ कास्टिंग कॉइन इन एंशिएंट भारत, पैलियोबोटनी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और ये एक इनकी किताब थी, टेक्निक ऑफ कास्टिंग कॉइन इन एंशिएंट इंडिया। जलीय आवासों में शोषण किन के द्वारा होता है? गिल्स, गलफड़े या क्लोम या गिल के द्वारा। तैरने के लिए वायुकोश होते हैं
और आंखों की सुरक्षा के लिए निमेषक पटल होते हैं जो अवशेषी अंग भी हो गया है। और पानी में गति करने के लिए फिन्स होते हैं। पानी में गति के लिए क्या होते हैं? फिन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कीटों में वायुनलियों का जाल बिछा होता है जिसे कहते हैं श्वास प्रणाल। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 177 देशों ने 2015 में सर्वप्रथम मनाया था 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग स्वयं द्वारा स्वयं तक की यात्रा है, ये श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि वृहत जो सम्राट यंत्र है वो जंतर मंतर जयपुर में सवाई जयसिंह जो द्वितीय थे उन्होंने बसाया था जयपुर में 1735 में। 2 सूर्योदयों के बीच का समय सौर दिन कहलाता है, जबकि 2 अमावस्याओं के बीच की अवधि चंद्रमास कहलाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा जितने समय में करती है वो वर्ष कहलाता है। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है और आवर्तकाल का सूत्र होता है T/N, यानी दोलनों में लगा समय बटा दोलनों की संख्या। समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक सेकंड होता है। भारत की राष्ट्रीय भौतिकी की प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, जहां समय अनुरक्षण सेवा प्रदान करती है। आगे है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, मात्रक हो गया मीटर इंटू मीटर प्रति सेकंड। सभी मात्रकों को एक वचन में लिखा जाता है। वाहन की चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर या चाल मापी, जबकि वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को नापने के लिए ओडोमीटर या पथ मापी। तो ये इंग्लिश वाले नाम ज़्यादा पूछ लेते हैं, इसमें इंग्लिश वाले याद रखने हैं कि चाल नापनी है तो स्पीडोमीटर और दूरी नापनी है तो ओडोमीटर। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में काल 2 रूप में बताए गए हैं, अमूर्त और मूर्त काल। त्रुटि को काल गणना की मूल इकाई मानते हैं। किसको? त्रुटि को। एक त्रुटि में 0 पॉइंट इतने ये जो दे रखे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रुटि से प्राण तक का समय अमूर्त होता है। त्रुटि से प्राण तक का समय अमूर्त होता है, उसके बाद का समय मूर्त कहलाता है। दाब का सूत्र होता है P = F/A, यानी कि जो बल है वो संपर्क क्षेत्रफल के ऊपर कितना है, यानी कि बल बटा प्रति क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और संपर्क क्षेत्र का होता है मीटर स्क्वायर, और इसको अपन पास्कल भी बोल देते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है 10-13-25 पास्कल, यानी 10-13-25 पास्कल ये होता है औसत वायुमंडलीय दाब। हवा अधिक होगी तो वायुदाब से, अगर हवा अधिक वायुदाब से गति करती है कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर बहती है। अच्छा, ये कह रहा है कि हवा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बहती है, और द्रव के स्तंभ की ऊंचाई अगर बढ़ती है तो द्रव की स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर द्रव का दाब भी बढ़ेगा। सही बात है। आगे है गहराई के बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। भाई गहराई बढ़ेगी तो उस वाले बिंदु पर, जैसे एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो गहराई बढ़ने पर, यानी कि ये वाला जो बिंदु है वो गहराई में है तो यहाँ पर जो जल का दाब है वो ज़्यादा रहेगा। सीधी सी बात है। उत्प्लावन बल कहते हैं कि वस्तु के द्वारा जो हटाए गए जो द्रव है उसका जो भार है उसके बराबर होता है उत्प्लावन बल, जो वस्तु को ऊपर की तरफ धकेलता है। बांध की दीवार नीचे से चौड़ी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि गहराई में द्रव का दाब अधिक होता है। आगे बात करते हैं, ये थोड़ा कंप्यूटर का आ गया, जिसमें कंप्यूटर 3 भागों में बटा होता है, इनपुट, आउटपुट और CPU। इनपुट में आते हैं आपके कीबोर्ड, माउस, MICR जो बैंकिंग में काम आती है, OCR जिसमें 300 पेज प्रति घंटे लिखी जाती हैं, OMR स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, वेब कैमरा। CPU में आते हैं आपके मेमोरी, ALU और कंट्रोल यूनिट। आउटपुट में आते हैं आपके CRT, LED और LCD और प्रिंटर, प्लॉटर जो बड़े नक्शों में काम में आता है, स्पीकर, ये आपके आ जाते हैं आउटपुट में। आगे बात करते हैं इनके जो फुल फॉर्म्स हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, ऐसे कैसे। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये चुंबकीय पदार्थों युक्त स्याही से अभिलेखों के वास्तविक होने की जांच की जाती है MICR के द्वारा। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, 300 पेज प्रति घंटे पढ़ना संभव है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। आगे है प्रिंटर। प्रिंटर के 4 प्रकार होते हैं, लेजर,
गति डॉट्स प्रति इंच में यानी DPI में मापते हैं। इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स में गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में नापते हैं यानी CPS में नापते हैं। एक होता है लाइन प्रिंटर। आगे बात करते हैं जो ह्यूमन कंप्यूटर जिसको कहते थे शकुंतला देवी, उनका जन्म 4/11/1929 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। कन्नड़ परिवार में हुआ था। 1982 में गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज किया गया था। ये मानव कंप्यूटर या ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध है। 4/11/2013 को गूगल डूडल इनको मिला था। इनकी पुस्तकें हैं सन विद नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, पजल्स टू पजल्स और मैथ बलीट। इनका निधन हुआ था 21/4/2013 को। तो आज हमने 16 में से 10 पेज पूरे कर लिए हैं। बाकी के 6 पेज नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कक्षा 7 पूरी कराने के बाद में हम आपको विज्ञान कक्षा 8, 9 और 10वीं पूरी कराएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स के ऊपर आधारित। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं वो सब हम आपको करवाएंगे। धन्यवाद।